बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्की एहतजाज कर रही है। परेड ग्राउंड के अंदर खान साहब मौजूद हैं और इसकी तैयारियां तमाम बड़े शहरों में की जा रही है। एहतजाज क्यों है? एहतजाज इसलिए कि मौजूदा हुकूमत और महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो कर रही है। जी हाँ जनाब, ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जब हुकूमत में थी तो हुकूमत में रहते हुए खान साहब महंगाई, पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से बड़ी बड़ी बात किया करते थे। ये कहा करते थे कि पाकिस्तान जो है वो रहने के लिए सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ाई जाती थी तो कहा जाता था वजीरों, मुशीरों और तर्जुमानों की जानिब से कि दुआ करें अल्लाह से कि पाकिस्तान में पेट्रोल निकल आए तो इसे सस्ता कर दें। कहा जाता था कि नागुजीर है और कहा यह जाता था कि ये सब कुछ जो बढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ अवाम के मफाद के अंदर है। उसी वक्त की अगर हम आपको याद दहानी करवा दें, लेकिन उससे पहले आगे चलने से पहले आपको यह भी बता दें कि 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं और आज से ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसका भी आगाज कर दिया गया है। मरियम नवाज साहिबा इंतखाबी मुहिम पंजाब में उसकी जो है वो लीड करेंगी, मुख्तलिफ जगहों पर जलसे और जुलूसों से खिताब करेंगे। लेकिन आज की जो इत्तेहादी जमात है, अगर हम देखें तो वो इत्तेहादी जमात जो पहले ऑपोजिशन में थी, मुत्तहदा ऑपोजिशन थी, महंगाई मुकाओ मार्च किया जाता था। कहा जाता था कि जो खान साहब की हुकूमत महंगाई कर रही है, गरीब अपना गुजारा कैसे करेगी। ये वो चीजें हैं कि आज जो बुनियादी तौर पे जिस पे गुफ्तगू हम करेंगे कि हमारी सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को ऑपोजिशन में जब वो होते हैं तो अवाम के दुख का, दर्द का, महंगाई का बहुत ज्यादा एहसास होता है, लेकिन हुकूमत में आ जाने के बाद वो उसी कीमतों में इजाफे को डिफेंड भी करते हैं और उसकी तौजीहात भी पेश करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तब वो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा और पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई थी उस पर अवाम को क्या सबक पढ़ाते थे, ये आपको दिखाते हैं। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, आज इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीजिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला। यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। यह थे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, और उस वक्त कोई ज्यादा दूर बात नहीं है, फरवरी के अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि रहने के हवाले से सबसे सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन आज चंद माह जब गुजरे, जब वो हुकूमत में नहीं है, जब उनकी हुकूमत ना रही, तो इस बारे में वो ये कहते हैं कि जो एहतजाज किया जा रहा है वो एहतजाज मौजूदा हुकूमत और महंगाई के खिलाफ पावर शो है। वाह क्या बात है, यानी महंगाई के हवाले से जो बात करते थे आज उसी के हवाले से महंगाई के खिलाफ पावर शो भी कर रहे हैं, क्योंकि आज हुकूमत में नहीं है। लेकिन जरा चलिए मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ, यानी जो आज हुकूमत में है, आज जो मुत्तहदा हुकूमत है, जो हुकूमत में आज जो जमातें हुकूमत कर रही हैं, वो जब हुकूमत में नहीं थे उस वक्त वो क्या कहते थे? महंगाई मुकाओ मार्च होता था, महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च होता था, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद होती थी और उस वक्त कहा जाता था कि ये सब किया धरा पीटीआई गवर्नमेंट का है। आज जब वो हुकूमत में, ठीक है कि ये महंगाई का तसलसल जारी है, लेकिन आज जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो आज महंगाई हो रही है, आज हुकूमत में है, लेकिन जब ये अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे, ये भी दिखाते हैं आपको। घी का एक डब्बा आज अवाम जो है ना, आम अवाम, वो किस्तों पे खरीदने पे मजबूर है। जिनके पास हलाल का कमाया हुआ पैसा है उनको 500 रुपये घी किस तरह वो लेते हैं ये वही जानते हैं। तो जिनके पास दूसरे ज़राए से पैसा आता है, हुकूमती ज़राए से पैसा आता है, दूसरा पैसा आता है, उनको महंगाई नहीं लगती। तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से 21 करोड़ अवाम से ज़्यादा ऐसे हैं जो इस गुर्बत की चक्की में पिस रहे। डीजल जितना आज महंगा है, कभी महंगा हुआ? झूठा कौन? नौसरबाज कौन? बदजुबान कौन? बदतमीज कौन? मुनाफिक कौन? रोटी चोर कौन? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएंगे, आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाल्लाह। अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीद रहती है और यही वो एक उम्मीद है जिसके साए, जिसके सहारे अवाम जिंदा भी रहते हैं,
17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ये एक सवाल बहुत बड़ा है कि इस ज़िमनी इंतखाब के अंदर किस जमात का पलड़ा भारी रहेगा और मौजूदा हुकूमत के जो सख्त और मुश्किल फैसले हैं, कहीं ये सख्त और मुश्किल फैसले इस ज़िमनी इंतखाब पर असरअंदाज तो नहीं होंगे। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस बयानिए को लेकर, जो कि आज महंगाई के हवाले से है, क्योंकि उसकी हुकूमत में भी महंगाई थी, पीटीआई की हुकूमत उस महंगाई को डिफेंड करती थी, आज वो अपने इस बयानियों को किस तरह से लेके चलते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। बहुत शुक्रिया आपका तंगी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली नजीम कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिस नवाज साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बहरामंद तंगी साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं क्योंकि इस वक्त आप इस मुत्तहदा जो हुकूमत है उसका हिस्सा भी हैं। मुझे यह बताइएगा कि जिस वक्त पीटीआई हुकूमत में थी उस वक्त मुत्तहदा अपोजिशन में आपकी जो जमातें थी वो तनकीद करते थे। आज भी जो इक़दाम किए जा रहे हैं, आज उल्टा है, आज पीटीआई एहतजाज कर रही है, आप उन इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं या तौजीहात पेश कर रहे हैं। बल्कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर तो आपको भी देखा गया था कि आप भी पार्लियामेंट साइकिल पर आए थे उस वक्त। तो क्या आप कहते हैं कि इस वक्त के इक़दाम किस हद तक नागुज़ीर थे? क्या इनके बगैर कोई चारा नहीं था, कुछ नहीं था और कोई ऐसा इक़दाम नहीं था जिससे अवाम को रिलीफ मिल जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरीद साहब, देखिए जहाँ तक एज ए अपोजिशन, जब हम अपोजिशन में थे तो हमने महंगाई के ख़िलाफ़ और कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा था, आज भी उस महंगाई के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, इसलिए कि हम पीटीआई की तरह नहीं हैं कि वी आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल। और हम मिसालें देते हैं, बरतानिया में इतनी हैं, अमेरिका में इतनी हैं और फ्रांस में इतनी हैं और पाकिस्तान में इतनी हैं। हम महसूस करते हैं कि महंगाई है, लेकिन फरीद साहब आप ये बताएं कि जब पौने 4 सालों में उसने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया था और 3.5 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म वो खड़े होकर फ्लोर पे कहा था, आपको याद है कि मुझे मईशत का पता नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास मुल्क चलाने के लिए लोग नहीं हैं। तो जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म यहाँ तक कहे 3.25 साल बाद, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसने पाकिस्तान के इकॉनमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया था। हम इन्फ्लेशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। हम महसूस करते हैं फरीद साहब के इस वक्त कौम मुश्किलात में है, लेकिन वो ये तसलसल है जो कि कठपुतली और नाअहल वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों से किया था। लेकिन उस वक्त बहरामंद साहब एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस वक्त भी एहतजाज के तौर पर देखिए, एहतजाज है सिंबॉलिकली सी एहतजाज, आप भी एहतजाजन पार्लियामेंट साइकिल पर आए थे। तो अपने इस गवर्नमेंट के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आप कितनी मरतबा पार्लियामेंट साइकिल पर आए? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल सोच रहा हूं कि अगर सेशन आ जाए तो सेशन में मैं साइकिल पे आऊंगा और मैं जस्टिफाई करूंगा कि अगर पेट्रोल की कीमत यहां पहुंच गई है तो ये जो कठपुतली हुकूमत खत्म होने से 3 हफ्ते पहले तरीन का ओपटिज भी मैं अपने साथ रखूंगा कि उसने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि 70 रुपए पेट्रोल महंगा होगा, इसलिए कि कोई चारा नहीं है। मैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ओपटिज भी साथ रखूंगा कि उसने कहा था कि 70-80 रुपए और हम पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं, इसलिए कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं बिल्कुल अभी भी महसूस करता हूं कि मुश्किल है और हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन एक बात फरीद साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी आप क्विट करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अब जो सेशन होगा उसमें आप गाड़ी पे नहीं आएंगे, अब आप उस पे साइकिल पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिंबॉलिकली उसी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की इकॉनमी जो 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 मुश्किलात से दो चार है वो किसके लिए है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के ये नहीं है। इमरान कभी कभी हमसे सवाल करते हैं कि अगर आप मुल्क नहीं चला सकते थे, आप महंगाई खत्म नहीं कर सकते, तो मुझसे हुकूमत क्यों ली? ठीक, हम ये सवाल इसलिए करते हैं कि आपसे इसलिए हुकूमत ली कि ये अपोजिशन का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हक है कि जब उनके पास अक्सरियत हो वो अदम इत्मीद ला के आपको फारिग किया जमहूरी तरीके से। उससे किसी को इख्तलाफ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है फ्लोर ऑफ द हाउस लेकर आ जाएं और वो आईनी तरीक़ाकार है, उससे कोई इख्तलाफ नहीं है।
मैं नदीम कुरैशी साहब की तरफ आता हूं जरा, बैरमन साहब ओके। आपसे मैं बात करता हूं। नदीम कुरैशी साहब, मुझे एक बात बता दीजिएगा, ये पीटीआई की तरफ से चले बहुत सारी साजिश बयानिए, बहुत सारे मल्टीपल बयानिए चलते हैं, लेकिन अब जो करंट है उसके अंदर आज जो एहतजाज हो रहा है मुल्क, उसके अंदर है जनाब ज़िमनी इंतखाब की मुहिम है ये महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग है, क्योंकि यही खान साहब थे जो ये अब से फरवरी के अंदर उन्होंने कहा, और मैंने क्लिप भी दिखा दिया, कि वो कहते थे पाकिस्तान रहने के लिए सस्ता तरीन मुल्क है। तो आज आपकी जमात महंगाई के खिलाफ पावर शो क्यों कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरीद साहब, आपने इमरान खान साहब का जो क्लिप फरवरी का सुनाया, आप फरवरी के रेट्स और आज के रेट्स लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल झूठ नहीं कहा था, बिल्कुल सच था। फरवरी 2022 में, फरवरी 2021 में पाकिस्तान दुनिया का उन मुल्कों में सस्ता तरीन मुल्क था जहां महंगाई ने फ्लेयर अप किया कोविड के बाद। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आज तो पाकिस्तान में भाई महंगाई का आइटम बम गिरा हुआ है। अभी आपने मरियम नवाज साहबा की मुझे गुफ्तगू सुनाई, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। ये सारी लोगों को समझते हैं कि लोग शायद कोई फातिरुल अकल लोग हैं या इन लोगों का हाफजा नहीं है। अब वो फरमाती हैं कि जी घी 500 रुपए का लेते हैं तो 22 करोड़ में से 21 करोड़ लोगों की चीखें निकलती हैं। मैं अब उनसे पूछूंगा, अब ये 750, 800 और 900 का जो घी हुआ है, अब इनकी चीखों की आवाज आपकी हुकूमत के अंदर चीनी 100 रुपए, आपकी हुकूमत में चीनी 100 से तजावुज जब कर गई तब आवाम की चीखें नहीं निकली थी। आपकी हुकूमत में जब अद्वियात की कीमत जो है वो आगे चली गई थी तब आवाम की चीखें नहीं निकली थी, तब भी तो महंगाई ज्यादा थी ना नदीम साहब। अच्छा, अगर आप अपने जज्बात को अगर कंट्रोल में रखें तो थोड़ा सा मुझे जवाब देने का मौका देंगे। मैं बिल्कुल, ये मेरे लिए सेनेटर बैरामंदी काफी है फायरिंग करने के लिए, सियासी फायरिंग करने के लिए, आप तो उनका साथ ना दें। आपने फरीद भाई, आज हमने देखना ही है कि पिछले 3 माह में क्या हुआ। नदीम भाई, सवाल पूछना मेरा हक है, मैं किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहा। मैंने जहां इमरान खान साहब की बात सुनाई है, सुने मेरी बात, मैंने जहां इमरान खान साहब की बात सुनाई है वही मैंने मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमाओं की भी बात सुनाई है। मेरा हक है सवाल पूछना, आप जवाब दीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, जवाब दीजिए। मैं आपको आपके सवाल पूछने के हक से ना महरूम करना चाहता, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सवाल का जवाब दूं ताकि लोगों को पता चले इस वक्त हो क्या रहा है। आपने पूछा जी आज एहतजाज किस लिए है? आज एहतजाज महंगाई के खिलाफ है। ये ज़िमनी इलेक्शन तो एक मजबूरी थी ना। अभी मेरे भाई सेनेटर बैरामन साहब ने कहा कि जी हमने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया अदम एतमाद लाकर। भाई ये कौन सा आईनी हक था कि जिसमें जिन लोगों के आपने वोट कास्ट करवाए उनको पाकिस्तान की सबसे आला अदालत ने डी सीट कर दिया। इसका मतलब है कि आपने जुल्म किया, जुर्म किया, आपने वही कुछ किया जो बेनजीर भुट्टो साहब अपनी अवाइल जब उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की 88 के बाद, तो जिस छांगा मांगा का नाम लेते वो थकती नहीं थी, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। आपने उस छांगा मांगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को प्रमोट किया। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब लोगों के जमीर खरीदे, पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी तादाद में लौटे दिए। आपने इस मुल्क में जो इंटरनेशनल साजिश थी उसको प्रमोट किया, उसको प्रोटेक्ट किया, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। तहरीक एतमाद में तो आपके इत्तेहादी काफी थे। वो जो लोग जिन्होंने आपसे नाराज किया वो तो देखिए जी, उसमें तो आपके इत्तेहादी शामिल थे। इत्तेहादियों के वोट से मामला पूरा हो गया। फरीद भाई, फरीद साहब, यही तो दिलचस्प बात है। हर हुकूमत के कुछ 9 रत्न होते हैं, शहनशाह अकबर से लेके पाकिस्तान तक में ये बात आज राइज है। तो वो 9 रत्न हमारी जमात में भी थे कई। अच्छा, वही लोग इनके साथ मिले, मतलब वो तो गवर्नमेंट का पार्ट थे ना भाई। हर शख्स पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। और परसों असलम भूतानी साहब ने नेशनल असेंबली में कह दिया, मौलाना अकबर चतराली साहब ने कह दिया कि हमारे साथ जो कुछ हुआ हमें अंदाजा नहीं था। खालिद मकसीद साहब ने भी कहा, लेकिन खालिद मकसीद साहब ने कहा कि जज्बात में आके मैंने ये बात कह दी। मामला ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें ना जी, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे जज्बात, ये कोई मतलब कोई 3D पिक्चर नहीं चल रही थी कि वो नेशनल असेंबली में अपनी गुफ्तगू को कहें जी मैंने जज्बात में कह दिया था। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, जो कुछ आज पाकिस्तानी अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं चाहता था आप मुतालबा करते तंगी साहब से, और मैं भी मुतालबा करूंगा कि ये सबसे पहले तो ऐलान करें कि आज के बाद ये गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे। अगर ये फरमाते हैं कि जी ये महंगाई हमने की है, तो भाई आपकी जमात और आपके इत्तेहादी तो नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो। तो आप पे ऐसी कौन सी क़यामत टूटी हुई थी कि आपने अगले साल जो इंतखाब होना था, आपने एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, आपने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए,
आपने लोगों के जमीन खरीदे और वो जमीन खरीदने का सबूत हमें मिल गया कि उनको डी-सीट होना पड़ा। ऐसी कौन सी क़यामत आई हुई थी? आप कहते हैं डेमोक्रेटिक लोग। हारिस नवाज साहब की तरफ आता हूं, 2 पॉइंट्स कहूंगा, हारिस नवाज साहब की तरफ आऊंगा। पहली बात तो ये कि तंगीर साहब ने अभी ये कह दिया, उन्होंने कहा नेक्स्ट सेशन होगा वो साइकिल पर पार्लियामेंट आएंगे, प्रोग्राम में कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कह दिया, सबके सामने कह दिया। दूसरी चीज, आपकी गवर्नमेंट में खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे कि हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। अवाम जो शिकायत करते थे वो आपकी पार्टी ने खुद एतराफ किया था कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर आप मुझे बताइएगा कि आज पीटीआई महंगाई के खिलाफ पार शो कर रही है। जब हुकूमत में थी उसी महंगाई को, उसी बढ़ती हुई कीमतों को जस्टिफाई किया जाता था। आज वो जो मुत्तहदा अपोजिशन थी वो हुकूमत के अंदर है। आज वो हुकूमत में आने के बाद वो तमाम इक़दामात कर रहे हैं जिससे महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि आवाम जाएं किसके पास? क्योंकि सियासी जमातें हुकूमत में हो तो वो महंगाई को डिफेंड करती हैं, ऑपोजिशन में हो तो वो हुकूमत में रहने वाली जमात पर तनकीद करती हैं। देखें, इसमें इस वक्त बात यह है कि वाकई मुल्क में महंगाई तो इमरान खान के वक्त में भी थी और अब उससे अनप्रेसिडेंटेड बढ़ गई है। और ज़ाहिर है कि IMF वर्ल्ड बैंक ने अपनी कंडीशन लगाई हुई हैं और उन कंडीशन ऐसी अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की हैं। यहाँ तक कि 15 जुलाई या 16 जुलाई का बोर्ड मीटिंग है, उस वक्त तक अभी तक फाइनल नहीं हुआ। आज भी कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब के हमें $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नचाया हुआ है। तो वो अपनी कंडीशन डाल रहे हैं बिकॉज दे वांट कि उनका पैसा वापस हो सके, वो देखना चाहते हैं। लेकिन महंगाई वाकई बहुत हो चुकी है और आम आदमी के हिसाब से अगर हम देखें तो इस पर तो कोई डाउट नहीं है। इमरान खान के वक्त में महंगाई थी लेकिन अब उससे बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड बढ़ गई है, एक तो ये बात है। सेकंड ये कि मैं ये कहूँगा कि अब पुरानी हुकूमत का जिक्र करना छोड़ दिया जाए, अब नई हुकूमत आई हुई है। नो, यू हैव टू डिलीवर। अवाम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्राइस को कंट्रोल करेंगे, आप डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करेंगे, आप आवाम को पेट्रोल डीजल सस्ता देंगे, आवाम कमोडिटी आइटम सस्ती कर देंगे, यही डिमांड है। ये हुकूमत को डिलीवर अभी 3 महीने में नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप भी यही चाहेंगे कि हमें ये सर। लेकिन मेरा सवाल ये कि इस वक्त अगर खान साहब महंगाई के खिलाफ पार शो कर रहे हैं, क्या वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं जानते? क्या उनके इस एहतजाज से, हमने तो कहा है ना कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम उस तरीके से नहीं अटेन हो सकेगा। क्या ये एहतजाज, क्या ये प्रोटेस्ट, मुल्क गिर एहतजाज, क्या ये हमारी महंगाई या IMF की शराइत को नरम कर देगा? देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। और ये मैंने देखा कि किसी जनरली पॉलिटिकल लीडर को इसकी फिक्र नहीं है। एवरीबडी वांट्स कि उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट अबव ऑल। आपने देख लिया कि पहले जो हुकूमत अभी जो आई है उन्होंने अपने लिए क्या काम कर लिया और अभी हुकूमत के आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। लाइकवाइज ये हुकूमत को भी अब एक जरूर सोचना चाहिए कि आप इस वक्त बहुत सख्त अवाम प्रॉब्लम में है। हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल जो स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसलिए कि इस वक्त मौशी प्रॉब्लम भी है, ऊपरदारी वर्ल्ड बैंक के कंडीशन भी हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम होते जा रहे हैं, डीजल ऑयल के आपको ख़रीदने के लिए, शिप्स हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं जहाँ पर आई स्टिल फील हुकूमत को चाहिए कि एक दफ़ा चाहे इमरान खान साहब आते हैं नहीं आते हैं, आप दोबारा इनवाइट करें, तमाम पार्टीज को करें, लेट हिम रिफ्यूज। कम अज कम आपके मॉरल ग्राउंड ज़्यादा होंगे कि जी हमने इनवाइट किया, इमरान खान नहीं है। लेकिन खान साहब के एहतजाज जो हैं, डज इट मेक एनी सेंस? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एहतजाज कुछ करामत भी साबित हो सकते हैं या नहीं? देखिए, एक ऐसा ये जो जो जलसा कर रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। इट शुड नॉट बॉदर एनीवन। बस आज किया ख़त्म हो जाएगा। एज लॉन्ग एज इसको ज़्यादा फैलाया ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना की जाए, कोई इसके लिए कोई इतनी पॉलिटिकल रेमिफिकेशन नहीं है। आज ख़त्म हो जाएगा, चले जाएंगे वापस लोग, जो आपने कन्वे करना था कर दिया। लेकिन इसको बैठ के मसले को हल करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के वाकई मुआशरत बहुत ख़राब है। तमाम आप अमेरिका में देख लें, रशिया में गए, यूक्रेन के को सपोर्ट करें, रशिया ने जब से अटैक किया है, कोई अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ बात कर रही है। पूरी यूरोपियन यूनियन दे आर टुगेदर, नेटो इज टुगेदर, सब बैठ के एक ही बात करेंगे रशिया ने क्यों अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। लाइकवाइज इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू सिट, वर्कआउट स्ट्रेटजी कि हमने इसको कैसे निकलना है। पाकिस्तान है तो हमारा आइन और कानून है, पाकिस्तान है तो हमारी मुआशी हालात ठीक है, पाकिस्तान है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए पाकिस्तान की खातिर हम कहते हैं ना 2 कतरे पोलियो के पाकिस्तान की खातिर, इसी तरह पाकिस्तान की खातिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठे हैं
बैठ के इसका मसला हल करें, बजाय इसके कि आप कभी बात कर लें एस्टैब्लिशमेंट की, कभी न्यूट्रल्स की, कभी चौकीदार की। सियासी तरीके, लड़ाई को सियासी तरीके से हल करें। आपके पास है, आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो है, आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन पुरअमन, और ताकि मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, इसको हमने ठीक करना है। इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं सबको मिलकर करना चाहिए। वी शुड थिंक अबव ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पाकिस्तान। ये हमारी रेसिपी है इसका। राइट हो गया सर, इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, उसके बाद सेनेटर बहरमन तंगी साहब आपसे, नदीम कुरैशी साहब आपसे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपसे इस चीज़ के ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहरमन तंगी साहब, ये फरमा दीजिएगा ज़रा कि अब जो 17 जुलाई से पंजाब के अंदर ये जो ज़मीनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ हो गया, उसके तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप लोग की हुकूमत के मुश्किल सख्त जो फैसले हैं, कहीं ये अवामी जो राय आमा है उस पर तो असरअंदाज नहीं होंगे? कैसे मनाएंगे, कैसे आवाम को कायल करेंगे कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाब में 20 नशिस्तों का मामला है, आवाम को कैसे कायल करेंगे? अपनी अपने हलकों में जाके कैसे बताएंगे कि जनाब आप हमें वोट दें? फरीद साहब, मैं आपके सवाल से एक मिनट मुझे आप देंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो कुछ कहा, मैं 41 ईयर्स मेरा पॉलिटिकल कैरियर है और मैं पहली मरतबा ब्रिगेडियर साहब को मैंने सुना। मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इतनी मुदल्लिल, कंस्ट्रक्टिव, पोलाइट और टू द पॉइंट बातें की, तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो साथ वाले कुरैशी साहब है, इन लोगों को इन हालात का एहसास ही नहीं है कि वो इस वक्त जब हुकूमत में थे तो वो अपोजिशन को क्या स्टेटस दे रहे थे, और इस वक्त अपोजिशन में है तो उनको पार्लिमानी निज़ाम में क्या महसूस करते हैं। लेकिन मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि आपने कहा कि आप जब इलेक्शन में 17 जुलाई को जब इलेक्शन है तो आप आवाम के पास जब जाएंगे तो आप क्या मैसेज देंगे और क्या कहेंगे? फरीद साहब, अभी तकरीबन 5 दिन पहले लोकल बॉडी इलेक्शन सिंध में एक फेस हो गया और वहाँ पे आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर जमानती जब्त की और ऐसे अनअपोज लोग आ गए। हजारों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें जीत ली। जिस सेलेक्टेड और कठपुतली वज़ीर आज़म ने कहा था कि इस दफा सिंध से भी मैं पीपल्स पार्टी को वोट करूंगा, तो वहां पर उनको उम्मीदवार ही नहीं मिले थे, उम्मीदवार उनके नहीं थे, और जहां थे तो 100, 500, 200 वोट से ज्यादा वोट नहीं ली। तो ये हमारा मैसेज है अभी 17 जुलाई के लिए भी जनरल मासेस को, अवाम को, इसलिए कि अवाम बाशूर है। अवाम को 4 सालों का जो महंगाई का तसलसल है उनको याद है कि जब मेरे कुरैशी भाई ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो क्या मेरे भाई को पता नहीं है कि वहां आपके पेट्रोल कहां से कहां तक पहुंचा था, आपका डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, आपकी इन्फ्लेशन 3 से 18 पे पहुंच गई थी, तो आपकी महंगाई जब 4 से 18 पे पहुंच गई थी तो उस वक्त पूरी दुनिया के 4 सर्वे हुए थे कि ग्रीन पासपोर्ट की कीमत सबसे नीचे, डॉलर की कीमत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ी चीज जो नैरेटिव लेके हुकूमत में करप्शन, जो आपकी करप्शन में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा करप्ट पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था। तो अवाम को ये याद है। और फिर इमरान ने इलेक्शन से पहले फरीद भाई कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर जब अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करते हैं, वो अपन मैनिफेस्टो, वो मंशूर, वो प्रोग्राम जब इलेक्शन में अवाम के सामने रखते हैं और उस पर वोट मांगता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर उस पर काम नहीं करते हैं हुकूमत में आने के बाद, तो समझ लिए कठपुतली होता है। चले तो आप ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं महंगाई का तसलसल, लेकिन तंगी साहब चले वो ठीक है, तसलसल है, कैरी फॉरवर्ड हो गया, लेकिन अब तो आपकी हुकूमत है ना, अब जो आपके डिसीजंस होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, उनकी जिम्मेदारी तो आपकी हुकूमत पर होगी ना, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं फरीद साहब एक बात आपको बता दूं, 2 चीजें हैं, एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम, विकार, और पूरी दुनिया के साथ बराबर की दुनिया बुनियाद पर ताल्लुकात, और एक पाकिस्तान की इकोनॉमी। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, आपको देखे हमारी अभी रिजर्वेशन है कि बिलावल साहब पार्टी को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन उसने 2-2.5 महीनों में पूरी दुनिया की अहम तरीन कंट्रीज की विजिट की,
वहां पर वो एज ए चेयरमैन नहीं गया। ठीक। उसने इमरान को जस्टिफाई किया अमेरिका में। उसी वक्त मैं भी यूनाइटेड नेशन में माइग्रेशन इश्यूज की स्पीच पे मैं अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच के लिए गया था। लेकिन मेरे चेयरमैन जिस मुल्क में जाते हैं वो इमरान को डिस्कस नहीं करते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नहीं जाते हैं। वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। आप चाइना के फैसलों को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, तो इंशाल्लाह आपका पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में तनहा होता जा रहा था वो इंशाल्लाह स्टेबल हो गया। नदीम कुरैशी साहब की तरफ आ जाता हूं मैं चले आपने जरा उस तरफ ले गए बात को, लेकिन कुरैशी साहब ये जो सड़कों पर एहतजाज, जल्द से पावर शो, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, क्या ये अच्छा ना होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दिए लेकिन वजीफे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, असेंबली के अंदर रहते हुए इस हुकूमत को टफ टाइम देते। आपकी जमात ने तो एक इतना बड़ा गैप छोड़ दिया कि बजट भी पास हो गया, बजट पास होने के बाद फाइनेंस बिल था वो भी पास हो गया, और सारी चीजें पास होने के बाद आप उन चीजों को पार्लियामेंट में आप चीजों को डिफेंड करने के बजाय आप सड़कों पर आकर उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये क्या पॉलिटिक्स है? आपकी बात के जवाब से पहले मैं बैरमन तंगी साहब से की बात का जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। इन्होंने अभी सिंध में अपने जो लोकल बॉडी इलेक्शन जीतने को बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मैं इनको अर्ज करूंगा, अभी कराची में एक बाई इलेक्शन हुआ था, आप उसमें देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां नहीं थी, तो टर्नओवर आपके लिए बहुत बड़ा एक सवाल है और आपको अवाम का एक जवाब है। दूसरी, आपने इनसे क्वेश्चन किया कि जी पंजाब में आपको ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी मुश्किलात आएंगी इस महंगाई में। भाई इनको मुश्किलात क्या आएंगी? ये तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पंजाब में जो 20 बाई इलेक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ हलकों में, किसी ने पीपल्स पार्टी के तीर के निशान पर लड़ना ही गवारा नहीं किया। इनको यहाँ की जीत और हार से क्या लेना? मुझे यकीन करें, एक जमाना था लोग झूठ बोलते थे, बीमार हो जाते थे, अब तो किसी को खांसी भी नहीं आती है। यार ये 118 के पेट्रोल और डीजल पे चीखने वाले जो मरियम साहबा कहती थी और भुट्टो बिलावल जरदारी साहब फरमाते थे कि जी आज 118 का डीजल हो गया, रात को प्राइम मिनिस्टर को नींद कैसे आती है? आज 275 रुपए का डीजल है, आप 118 को 275 से मिलाते हैं। आप कहते हैं डॉलर का रेट बढ़ा। आपने जब 8 मार्च को नेशनल असेंबली में अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मूव जमा करवाई, पाकिस्तान में डॉलर का रेट 178 रुपए था। पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंसेस पिछले 30 सालों में हाईएस्ट जगह पर थे। पाकिस्तान के पास नेशनल रिजर्व पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा थे। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही थी, पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही थी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की 4-6 बम्पर क्रॉप्स हुई। आपको पता था कि हमारे केसेस अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, करप्शन केसेस, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, पाकिस्तान के सरमाए को लूट के इवन फील्ड, सरे महल और दुबई में ट्विन टावर्स बनाने के केसेस, आपकी जनाब वो जो आपने शुगर इंडस्ट्री पूरी काबू कर रही है उसके केसेस, आपने ये जमहूरियत की खिदमत नहीं की, उन केसेस से बचना चाहते थे। मैं पूछ रहा हूं आपने असेंबली क्यों छोड़ दी? असेंबली का फ्लोर क्यों छोड़ दिया पीटीआई ने? मैं ये पूछ रहा हूं, आप बताएं ना वहां पे इनको जिस असेंबली का लीडर ऑफ द हाउस 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हो, यार उस असेंबली में बैठा जाना चाहिए। आप फरीद भाई कुछ तो कंपेयर करें। आज आप जब ये बात करते हैं तो मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़ी हैरत होती है। आप पूछे तो सही कि एफआईए की इन्वेस्टिगेशन करने वाले एफआईए के बॉस बन गए हैं, मनी लॉन्डर्स जो एफएटीएफ से पाकिस्तान का नाम निकलवाने पर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। लास्ट वीक जो न्यूज आई कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर जा रहा है, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्डर तो पाकिस्तान के अब चीफ पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इस असेंबली में बैठा जाए जहां आप राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाकर जो बजट बुक को वहां से तनख्वाह ली जाए, बाएं तरीके से बैठ के पढ़ रहा हूं। नदीम भाई वहां से तनख्वाह ली जाए, बेनिफिट्स और मरात लिए जाए वहां से। देखिए मैं कर्ज कर दूं, मेरे पास लॉजेस वापस करने के लिए तो लाल से काम लिया जाए। नहीं ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन उस असेंबली से लेने वाले पैसे, मरात, लॉजेस, रिहाइश, उसके लिए जो है वो दिफा किया जाए कि वो हमें दिए जाए, वो दुरुस्त है। ये बता दें मुझे। चलें, आप मुझे इसका सबूत दे दें, इसमें एक प्रोग्राम रख लें। क्या कोई लॉजेस या गाड़ियां या पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा अभी भी ले रहे हैं? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये भी प्रोपेगेंडा है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। आप कह रहे तनख्वाहें नहीं ले रहे, झूठ पर आप कह रहे पीटीआई के एमएनएस नेशनल असेंबली से तनख्वाहें नहीं ले रहे इस वक्त।
फरीद साहब मेरे साथ मैंने आपको अर्ज की मेरे मराद, साथ इसका हाउसेज, प्रोग्राम करके मैं साबित सरकारी करूंगा गाड़ियां, कि लाजिज भी और इस्तेमाल जहां तक सैलरी भी ले रही है और अभी तक गाड़ी अभी है। चलो भाई, ये मेरे तंगी साथ- साहब ने कह दिया जी, गाड़ियां भी है, लाजस भी है, ये तंगी साहब फरमा रहे हैं। चलें मेरे साथ देखिए जी, बैठिए, तंगी प्रोग्राम करिए। साहब तो जाहिर है उन्होंने अभी अपना जो है ना, उन्होंने तो जाहिर है अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, नहीं, मेरे साथ अगर प्रोग्राम करिए, इनको मेरे इतना ही साथ शौक प्रोग्राम है करिए, तो जो अराकीन मैं असेंबली के डॉक्यूमेंट्स इस्तीफे इनके से पास आपको मौजूद साबित है, करूंगा वो कि इस्तीफे लाजिज प्रूव भी करें, है, उनको गाड़ियां डीसीट भी कर हैं दें। और क्यों सैलरी जरूरत भी ले नहीं रही करते है। ये मैं क्यों जरूरत नहीं डॉक्यूमेंट से करते इस आपको बात साबित की? करूंगा, फिर आप लेकिन यही जानेंगे। तो आपका शोर मचाना इस बात की दलील है कि आप कौम तक सच नहीं पहुंचाने देते। चले, स्पीकर आपका है, मैं ब्रिगेडियर साहब के पास आ जाता हूं। चले, ठीक है, हम थोड़ा सा लोअर डाउन करते हैं इसको। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप कहते हैं जनाब की पॉलिटिकल साहब को पानी दे रहे कि पानी पी के इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए। कोई नहीं जी, रिलैक्स कर रहे हैं जनाब, थोड़ा सा मौसम वैसी गर्म है, मानसून बारिश होने वाली है, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तंगी साहब आप भी, नदीर साहब भी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप कहते हैं सर बैठें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन यहां पे जिस तरह की हीटेड डिबेट्स होती हैं, उसमें आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोई एक फरीक बैठेगा? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत या मिसाक मईशत जिसको वो कहते हैं बहुत ज्यादा अहम है, उसके लिए आके बैठें। लेकिन अगर कोई एक फरीक नहीं बैठेगा, नहीं आएगा, एहतजाज करेगा, तनकीद करेगा, ठीक है एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन किसी एक चीज के लिए बैठा तो जाए। अगर कोई बैठने के लिए तैयार ही ना हो तो फिर क्या किया जाए? देखें, एक दफा उनको इनवाइट जरूर करें, मॉरली आपके अपर ग्राउंड होगी कि वो नहीं आए हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है, आई स्टिल स्ट्रांगली फील कि पीटीआई को असेंबली में आना चाहिए था। आपके बड़ा क्रिटिक करते हैं बजट के ऊपर, आप वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे होते, आपकी टीम बैठी होती, वहाँ पर चौकतरीन होते, वो बात करते। उसके बाद आपका डिप्टी जो अपोजिशन लीडर है वो आपके अपने होते, फिर आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी अच्छी राजा रियाज को बिठाया हुआ है, तो ये तो एक आई वॉश है। फिर उसके बाद आपको चेयरमैन नैब के लिए आपका अपना कंसेंट होता। इस लिहाज से फिर पब्लिक अवाम ने नुमाइंदे देखें सिलेक्ट किए हैं इसलिए कि वो असेंबली में जाएं और लेजिस्लेशन करें, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। तो अगर आप बाहर बैठेंगे तो ये उनके मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए ऑनेस्टली आई स्ट्रांगली फील कि उस वक्त जरूर असेंबली में जाना चाहिए था, असेंबली को नहीं छोड़ना चाहिए था। दे कुड हैव गिवन अ वेरी वेरी टफ कमिट, इट्स अ वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन, और दे कुड हैव कई चीजें इनको कन्वे करे। दुनिया सुनती है असेंबली को कि जब डिस्कशन होती हैं, तकरीर होती हैं, बजट के ऊपर बात होती है, तो उससे फर्क पड़ तो जाता है। सर आप समझते हैं, वैसे हारिस नवाज साहब आप जो कह रहे हैं कि जो आपने बात की कि पीटीआई के लॉ मेकर्स को असेंबली में होना चाहिए था, अगर वो नहीं है, उनके रेजिग्नेशंस भी एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो जिन कंस्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होकर आए हैं वहां के रहने वालों की हक तलफी नहीं हो रही है कि उनकी कोई नुमाइंदा आवाज ही नहीं है असेंबली के अंदर? देखिए, इसलिए जो मैंने पहले ये चले, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी आवाज जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ब्रेक हम ले लेते हैं, एक ब्रेक। अच्छा तंगी साहब, ये वो चीज है, इस सारी सूरत हाल के अंदर मुझे बताएं कि क्या आप जिस तरह से हारिस नवाज साहब कहते हैं कि एक दफा कोशिश नहीं कर लेती आपकी गवर्नमेंट कि इमरान खान साहब को बुला लें और उनको कह दें कि जनाब आइए बैठिए, ताकि आप भी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो अपनी जगह पर कायम रहें कि हमने तो बुलाया था लेकिन अगला नहीं आ रहा, इन केस अगर नहीं आते खान साहब? फरीद साहब, आपको याद है कि जब इलेक्शन हो गया 2018 में, तो तमाम जमातों की लीडरशिप ने ओथ लेने से इनकार किया। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम लीडरशिप को कन्विंस किया, पार्लियामेंट हाउस लाया, फिर वहाँ ओथ लिया और फिर खड़े होकर कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 3-4 साल मुसलसल जब भी हम उनको कहते थे कि हम आपके साथ हैं, तो उसको एहसास ही नहीं था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपोजिशन लीडर के स्टेटस को तस्लीम करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल से सीखना पड़ेगा, मीडिया से सीखना पड़ेगा, तब आप जमहूरी निज़ाम में अपनी हुकूमत आगे ले जा सकते हैं और अवाम को डिलीवर करेंगे। लेकिन उसी वक्त भी आपको याद है कि उसने अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने से इनकार किया, और जब भी कमेटी कोई इश्यूज पर बनती थी, कोई कमेटी, तो उस कमेटी में जब अपोजिशन लोग आते थे तो ये भाग जाता था। तो अभी उसी वक्त भी हमने उनको ऑफर किया था कि आप अपोजिशन को साथ ले, अपनी मुद्दत पूरी करें, हुकूमत करें और मुल्क को कुछ डिलीवर करें। बैरमन साहब, आज की तारीख की बात करते हैं हम। पहले जो हुआ वो सबके सामने, आज बुलाया, आज खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की। सर 1 मिनट दे दे मुझे फरीद साहब। आज
उसने वो मौका जाया किया, अभी दूसरा मौका अल्लाह ने दिया एज ए अपोजिशन लीडर। उनको चाहिए कि वो आए, अपोजिशन लीडर की शक्ल में बैठे और वो हम उनको तस्लीम करेंगे, हम उनके उसको स्टेटस देंगे। और अगर हुकूमत गलत काम करते हैं तो फ्लोर पे खड़े होके, अगर ये क्रिकेटर वाकई हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान होता है, अगर ये वाकई सियासतदान हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उसके लिए फोरम है नेशनल असेंबली। उस नेशनल असेंबली में आके एज ए पोजीशन लीडर रोल प्ले करें और हुकूमत जो गलत काम करते हैं उनको मना करें। नदीम कुरैशी साहब, वेरी वैलिड पॉइंट सर, वेरी वैलिड पॉइंट। देखिए बैरहमन तंगीज़ साहब ओपनली कह रहे हैं, आप आए असेंबली के अंदर आए, जमहूरी तरीके से उनको करें, उनके ऊपर उनको 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 जो है वो उनके अगेंस्ट जाएं, उनको जो है वो उनके अपोजिशन करें। बाहर आके तो सिस्टम से आप कुछ नहीं कर सकेंगे। असलम भूतानी साहब ने अपनी स्पीच में एक बड़ी तारीखी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने पहले हसन इकबाल साहब से कांटेक्ट किया फंड्स के लिए, मुझे नहीं दिए गए, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर की खिदमत में पेश हुआ, मेरी सुनवाई नहीं हुई, फिर मुझे आखिर में उनको फोन करना पड़ा जिनके फोन में बड़ी ताकत होती है, उनके फोन आने पर मेरी स्कीम्स बजट में रिफ्लेक्ट हुई। तो हुजूरे वाला ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन से लोगों को लॉलीपॉप आप जमहूरियत के दे रहे हैं। मैं भी इनको ऑफर कर रहा हूं, ये आज शहबाज शरीफ की जगह किसी ऐसे शख्स को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनवा दें उस जिसके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस ना हो, जो मतलूब ना हो एफआईए को और नैब को। मैं इमरान खान साहब की मिन्नत करूंगा, मैं भी उनकी टीम का मेंबर हूं, भले थर्ड फोर्थ लाइन का हूं, ये भी हिम्मत करें ना, जुर्रत करें किसी ऐसे शख्स को लाएं क्या इनकी पार्टीज में ये बाप बेटा की म्यूजिकल चेयर के अलावा कोई और शख्स नहीं है। नदीम साहब ने इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को गुलाम समझा हुआ है कि ये चंद लोग ही करेंगे। नदीम साहब, उनके बेटे को तो आपने तस्लीम कर लिया ना, हमजा साहब को आपने एज ए सीएम तो तस्लीम कर लिया गुज़िश्ता रोज। देखें बात सुने जी, तस्लीम करना, हमने पाकिस्तान की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक प्रे की, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन किया, हमने उन तमाम फैसलों को भले वो हमारे खिलाफ हुए, हमने मुशावरत हुई, हमने नदीम भाई मुशावरत हुई, अदलिया ने आला अदलिया ने आधे घंटे का टाइम दिया जिसमें बाबर रवान साहब ने इमरान खान साहब से बात करके इस चीज के ऊपर मशवरा लिया और उस मशवरे के बाद हुआ है। ये दोनों जमातों की तरफ से तस्फिया हुआ है। ये सर मैंने तो इनकार नहीं किया आपकी इस बात से, मैं तो कह रहा हूं ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आप तंगी साहब को थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाएं, इनका जरा ब्लड प्रेशर नीचे हो। ये आजकल इक्तदार के नशे में है, इक्तदार का नशा इंसानों को बहुत सारी मुश्किलात में डाल देता है और इनका इक्तदार भी आर्जी है। ये चंद माह का इक्तदार है, ये जो सीजन लगा हुआ है ये खत्म हो जाना है। मैं आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तानी अवाम बाखबर है। यानी मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर हुकूमत खान साहब को मईशत की बेहतरी के लिए बुलाएगी तो खान साहब जाएंगे, आपकी जमात जाएगी या नहीं जाएगी? ओ भाई इस हुकूमत का मईशत से क्या ताल्लुक है? 350 रुपए डीजल है, 750 रुपए किलो घी इन्होंने कर दिया है, ये 118 में चीखे मारते थे, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया 3.5 महीने में, पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व उड़ा दिए इन्होंने। ये एनआरओ 2 के लिए आए थे, इनका टारगेट एनआरओ 2 था, इनका टारगेट अपने केसेस का इख्तिताम था, इनके पास कोई हल नहीं था। चले आपका जवाब आ गया, मुझे आपका जवाब मिल गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ आ जाता हूं बिकॉज आई हैव टू क्लोज द शो। ब्रिगेडियर साहब मुझे बता दीजिएगा, सर आपने तो कहा कि गो के इमरान खान साहब को पीटीआई को असेंबली में आना चाहिए था, लेकिन नदीम कुरैशी साहब और उनकी जमात का यह मानना है कि ऐसी गवर्नमेंट और ऐसे प्राइम मिनिस्टर को वो मानते ही नहीं है जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हो, तो फिर क्यों असेंबली में जाया जाए? जब असेंबली में नहीं जाते वो तो बाहर कैसे बैठ के बात करेंगे? सर तो बात तो वही आ गई कि एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल सिचुएशन है और रहने की हमें उम्मीद भी नजर आती है। मेरे ख्याल में इस वक्त तो इमरान खान ने जो स्टांस लिया हुआ है वो उस पर अड़े रहेंगे और उस पर अब असेंबली में नहीं जाएंगे। लेकिन एक और इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 17 जुलाई को इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसमें इलेक्शन कमिश्नर को, पंजाब गवर्नमेंट को, दे मस्ट इंश्योर के इसमें फेयर और फ्री इलेक्शंस हो, ट्रांसपेरेंट हो, इससे ताकि एक ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा अगर इलेक्शन फ्री होते हैं, जिसकी पार्टी भी जीती है। अगर हमदा शहबाज के वोट बैंक ज़्यादा हो जाता है देन ही बिकम चीफ मिनिस्टर। लेकिन साथ ही साथ और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है इसको, वरना ये बहुत एनार्की होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके लिए मेरा ख्याल है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बहुत सख्त अहकाम देने चाहिए रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसमें फ्री इलेक्शन कराएं और कोई धांधली नहीं हो, क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। वरना इसी तरह चलता रहेगा, पंजाब अनस्टेबल होगा तो सेंट्रल स्टेबल होगा, सेंट्रल स्टेबल होगा तो पाकिस्तान अनस्टेबल होगा। ये बहुत जरूरी है। राइट, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच। नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप सेनेटर बैरहमन तंगी साहब थैंक यू सो मच सर। फरीद रीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।